हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के समान भूगोल के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। देखिए, इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देखकर जाएँ, आपको इससे निश्चित लाभ मिलेगा। देखिए, जिन लोगों ने पहले से ज्योग्राफी पढ़ रखी है वो इस सीरीज को रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं, बट जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो भी ये सीरीज देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे टॉपिक को कवर किया है। देखिए, अगर मेरे लेक्चर की स्पीड आपको कम या ज़्यादा लग रही हो तो आप अपने मोबाइल से मेरे लेक्चर की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, लेक्चर देखने के बाद आप फीडबैक जरूर शेयर करिएगा और अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर से। आज का टॉपिक है हमारे ऋतु में। देखिए, मैंने आपको जलवायु चैप्टर प्रीवियस लेक्चर में बताया था, तो उसी का पार्ट हमारा क्या है, एक ऋतु में है। ठीक है, ऋतु में तो ऋतु में क्या है, ये जो वर्ष हमारा ईयर है उसी का एक छोटा सा कालखंड होते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं जिसमें मौसम की दशाएं एक विशेष प्रकार की होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, शीत ऋतु में क्या होता है और शरद ऋतु में क्या होते हैं। ठीक है, तो यही हमारी क्या है, ऋतु की विशेषता है। आप जानते हैं जो भारत है, हमने आपको बताया था, जो भारत है हमारा एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय हमारा क्षेत्र है जो कि मानसूनी वाला है। लेकिन इसके साथ ही और कौन सा है, उपोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की जलवायु दशा पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी पाई जाती है, उपोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की जलवायु दशा पाई जाती है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ग्लोब हो गया, ये आप देख रहे हैं इक्वेटर, यहाँ पे इक्वेटर देख रहे हैं, विषुवत रेखा, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, कर्क रेखा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कर्क रेखा, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, मकर रेखा, कर्क रेखा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं मकर रेखा। तो इतना से इतना जो क्षेत्र होता है इसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा इंडिया है। इंडिया आप कहाँ है, ये कर्क रेखा को पूरा बीचों बीच काटता है, ये हमारा कर्क रेखा ये पूरा बीचों बीच डिवाइड करता है। तो जो ऊपर का एरिया हुआ ये क्या हुआ, उपोष्ण कटिबंधीय वाली जलवायु, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये वाला उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय वाले जलवायु हो गया, तो ध्यान में रखिएगा। अब आइए देखते हैं, ऋतु वर्ष का एक छोटा कालखंड है जिसमें मौसम की दशाएं एक विशेष प्रकार की होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार की जलवायु दशा पाई जाती है। देखिए, अभी हमने आपको समझा दिया। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, ऋतुओं के प्रकार, ऋतु कितने प्रकार के होते हैं आप जानते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक शीत ऋतु, एक ग्रीष्म ऋतु और एक वर्षा ऋतु या और शरद ऋतु। ठीक है, आप जानते हैं कि शीत ऋतु कब पड़ता है, दिसंबर से मार्च तक के बीच में, यानी कि 15 दिसंबर से 15 मार्च तक का जो समय होता है वो शीत ऋतु का होता है। वही अगर हम बात करें ग्रीष्म ऋतु का तो क्या होता है, 16 मार्च से 15 जून तक जो समय होता है उसको बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु, यानी इसमें गर्मी पड़ती है। वर्षा ऋतु या दक्षिण पश्चिम मानसून कब से स्टार्ट होता है, आप जानते हैं जून से स्टार्ट होता है। तो जून से सितंबर तक का क्या है, ये वर्षा ऋतु का प्रारंभ है। वो क्या है, जून से स्टार्ट है और सितंबर में अंत है, आप ऐसे समझिए। ठीक है, प्रारंभ कब से, जून से है। शरद ऋतु या मानसून का निवर्तन, यानी मानसून जा रहा होता है, कब से स्टार्ट होता है, जानना स्टार्ट होता है 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक मानसून का निवर्तन होता है। अब देखिए, यहाँ पे नोट है, देखिए मौसम वैज्ञानिक वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटते हैं। मौसम वैज्ञानिक वर्ष को, मौसम जो है वैज्ञानिक वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटते हैं, जो कि अभी आपने देखा, शीत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु। अब देखिए, भारत की परंपराएं ऋतुएं, देखिए हो सकता है आप लोग ये सब नहीं जानते होंगे। अब ये सोचिए, हम लोग एक अंग्रेजी महीना ही जानते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो हम लोग को जो महीना स्टार्ट होता है जनवरी से स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है, जनवरी से स्टार्ट होता है। लेकिन जो हिंदी कैलेंडर में है, उसका जो ऋतु स्टार्ट होता है हमारा कब, देखिए बसंत से। कब स्टार्ट होता है, बसंत से। भारतीय महीना जो होता है बसंत से स्टार्ट होता है। बसंत बोलो या तो इसमें बोलो चैत्र बैसाख, क्या है, चैत्र बैसाख, जो कि कौन सा महीना, अंग्रेजी महीने में चैत्र क्या बोलते हैं, मार्च बोलते हैं, और बैसाख को अप्रैल बोलते हैं। ये बसंत, बसंत के बाद क्या आता है, बसंत पड़ेगा, फिर हमारे क्या क्या गर्मी आएगी, बसंत के बाद क्या है, गर्मी आती है, क्या बोलते हैं, ज्येष्ठ आषाढ़ बोलते हैं, यानी कि मई जून आएंगे। फिर वर्षा ऋतु आती है, वर्षा क्या बोलते हैं, श्रावण और भाद्रपद बोलते हैं, यानी जुलाई और अगस्त हो गया। फिर आएगी क्या, वर्षा के बाद ठंडी स्टार्ट हो जाती है ना, वर्षा के बाद ठंडी स्टार्ट हो जाती है, यानी शरद आती है। तो आश्विन कार्तिक, सितंबर और अक्टूबर, आश्विन कार्तिक। हेमंत, हेमंत क्या है, मार्ग शीर्ष पौष, माघ और पौष, नवंबर और दिसंबर हमारा क्या होते हैं, ये हेमंत बोलते हैं, हेमंत ऋतु बोलते हैं। शिशिर, शिशिर क्या है, माघ और फाल्गुन, माघ और फाल्गुन जो है किसको बोलते हैं, जनवरी और फरवरी में। जनवरी और फरवरी को क्या बोलते हैं, माघ और फाल्गुन, ये भारतीय महीना है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्या होता है, एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये पूछा गया था कि बताइए, आपको दे दिया गया था, ऋतु दे दिया गया था कि ऋतु पहले कौन आता है, तो याद रखिएगा पहले बसंत आता है। अगर आपने ये आइडिया लगा लिया कि पहले बसंत आता है तो आपको पता है बसंत के बाद गर्मी आएगी, फिर गर्मी जब आएगी तो उसको ठंडा करने के लिए वर्षा आएगी, फिर वर्षा जब हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो शरद आ जाएगी। ये आपको 4 ऑप्शन दिए थे और आपसे पूछा गया था कि इनमें से जो पहले आए उस पर आप लगाइए। ठीक है, याद रहेगा। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ नोट। देखिए, परंपरागत ऋतुओं का विभाजन प्राचीन काल से चला आ रहा है, उसको मानने का आधार उनका अपना अनुभव है। आप जानते हैं कि उनका अपना ही एक अनुभव है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं।
देखिए क्या है, कर्नाटक एवं केरल में होने वाली वह मानसून वर्षा जिसे फुहार कहते हैं, वह है क्या है, आम्र वर्षा। देखिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जो केरल और कर्नाटक में होने वाली वह मानसून के पहले जो वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं, फुहार बोलते हैं। तो वह है क्या है, आम्र वर्षा है। अब नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि में झंझावती वर्षा होती है। कल मैंने बताया कहाँ से होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। देखिए इसमें से आपके क्वेश्चन और भी रिवाइज हो जा रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, केरल व उसके निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों के कहवा के फूल खिलते हैं फूलों वाली बौछार से खिलते हैं। कहाँ पे, केरल व उसके निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में। असम एवं पश्चिम बंगाल में बैसाख महीने में चलने वाली भयंकर एवं विनाशकारी वर्षा युक्त कौन से काल बैसाखी। आप देख रहे हैं कि असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख महीना, देखिए बैसाख महीना क्या बोलते हैं, अप्रैल में खूब सारी हवाएं चलती है ना, आंधी तूफान आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, काल बैसाखी बोलते हैं। या देखिए काल बैसाखी पवनों को असम में जाना जाता है क्या है, बोर्डोई चिला। क्या जाना जाता है असम में, बोर्डोई चिला। पंजाब से बिहार तक चलने वाली सूक्ष्म गर्म व पीड़ादायक पवनों को जाना जाता है लू के नाम पे। क्या होते हैं, पीड़ादायक से क्यों बोलते हैं कि जिसको चोट लगी रहती है तो उसके जो चोट का उभार होता है वो फिर से पेन होने लगता है। ये पंजाब से बिहार तक चलने वाली जो सूक्ष्म हवाएं होती है उसमें सूक्ष्म हवाएं में गर्म भी रहता है, और पीड़ादायक पवन है उनको बोलते हैं लू। हम लोग क्या बोलते हैं, लू चल रही है, बहुत गर्म है, बाहर मत जाओ, ठीक है, तो वही लू की बात यहाँ पे हो रही है। अब देखिए क्या है, देखिए भारत में वर्षा का अनुपात क्या है। देखिए मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा वर्षा हमारा किससे होता है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा से लगभग कितना होता है, 75% होता है। यानी सबसे ज़्यादा मौसम जो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। अब देखिए फिर किससे होता है, फिर प्रत्यावर्तित मानसूनी वर्षा, यानी कि क्या होता है, प्रत्यावर्तित मानसूनी वर्षा। जब भी मानसून लौटता है तो कितना होता है, 13%। अब अगर हम बात करें पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा तो लगभग 3%। मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवाती वर्षा लगभग 3% इससे भी होते हैं। अब देखिए कुछ विविध है, आइए देखते हैं। देखिए भारत में मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम DDP डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यों में वर्ष 1977 से 1978 में प्रारंभ की गई थी। वर्ष 1995-96 में इसमें आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को भी शामिल कर लिया गया है। वर्तमान में यह कार्यक्रम देश के कुल 7 राज्यों के 40 जिले के 235 ब्लॉकों में चल रहा है, यानी क्रियान्वित है। जबकि वर्ष 1994 और 95 यह कार्यक्रम कितना था हमारा, बताइए कितना था, 94-95 यह कार्यक्रम 5 राज्यों के 21 जिलों के 131 ब्लॉकों में क्रियान्वित किया जा रहा था। यानी कि इतना हमारा किसमें बढ़ गया है, 1995-96 में जब हमने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को शामिल कर दिया है तो हमारे कितना है, 7 राज्यों के कुल 40 जिलों के 235 ब्लॉकों में चल रहा है, याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, हम लोग आपदाएं। देखिए आपदाएं में हम क्या देखेंगे, प्राकृतिक आपदाएं। देखिए आपदाएं से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में यह पूछ लिया जाएगा, हिमाचल प्रदेश किस भूकंप जोन के अंतर्गत आता है। तो आप देख रहे हैं, देखिए जो आप इतना ध्यान रखिए, जो हिली एरिया है जहाँ पे हिल्स है वहाँ पे भूकंप आने की जो संभावना होती है बहुत ज़्यादा होती है। किसकी अपेक्षा, मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा भूकंप हिमाचल प्रदेश में आएगा या उत्तर प्रदेश में आएगा, तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश है ये हमारा कहाँ है, हिली एरियाज में है। जबकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये हमारे कहाँ है, मैदानी क्षेत्र में है। कहाँ पे है, मैदानी क्षेत्र में। यहाँ पे तो आएगा लेकिन ज़्यादा हानि नहीं होगी, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं। देखिए क्या है, मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तन को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जो भी प्राकृतिक क्या आते हैं, आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं क्या आ गई, जैसे भूकंप आ गया, सूखा आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, चक्रवात आ गया, या कहीं लैंडस्लाइड हो गई, ठीक है। तो ये सब जो भी हमारे आए ये किसके अंतर्गत आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं के अंतर्गत ये सब आते हैं। यानी कि जो नेचर में जो चेंजेस होते हैं, नेचर में जो चेंजेस के कारण जो भी आपदाएं आते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आपदाएं। आप लोग ऐसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए अगर आप बहुत ही नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपको ही भुगतान करना ही पड़ेगा। जैसे आप लोग देख ही रहे होंगे कि पेड़ कितने काटे जा रहे हैं, यानी कि जंगल को काट कर रहने के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। तो कोई नहीं, आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा, जब कोविड-19 आया था तो कितने लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा। तो देखिए हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधे से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो हमें काटना नहीं चाहिए पेड़ पौधे, हमें पेड़ पौधे जो कि लगाना चाहिए, यही हमारे भविष्य में काम आएंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं भूकंप। देखिए भूकंप हम देखेंगे, इसमें भारत में भूकंपी क्षेत्र या जोन के बारे में हम देखेंगे। भूकंप जोन 5 के अंतर्गत क्या आता है, भूकंप जोन 6 के अंदर क्या आता है, भूकंप जोन 3 के अंतर्गत क्या आता है, भूकंप जोन 2 के अंतर्गत क्या आता है। देखिए हम लोगों ने भूकंप जोन 1 काउंट नहीं किया है, क्योंकि हम क्या करते हैं, भूकंप जोन 2 को ही हम क्या मान लेते हैं, पहला ही मान लेते हैं। तो
आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं भूकंप जोन 5 के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। देखिए जो भूकंप जोन 5 है इसमें क्या होते हैं, अति गहन तीव्रता के साथ भूकंप आता है। यानी कहने का मतलब ये है इसमें जो भूकंप आता है बहुत ही तेजी से आता है और बहुत ही चीज़ों में इसमें हानि होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, समस्त उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर के कुछ क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र, उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र, गुजरात के कुछ क्षेत्र और उत्तरी बिहार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग। तो आप देख रहे होंगे कि भूकंप जोन का मोस्टली भाग हमारे किस में आते हैं, हिली एरिया में आते हैं, हिली एरिया में आते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, भूकंप जोन 5 के अंतर्गत। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो भूकंप होगा इसमें बहुत ही तीव्रता से आएगा और बहुत ही नुकसान हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, ये देखिए IS कोड के तहत क्षेत्र कारक कितना है, 0.36 है। कुल भू क्षेत्र का लगभग 11% भाग हमारा किसमें आता है, अति गहन तीव्रता वाले भूकंप जोन में आते हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आइए अब हम लोग देखते हैं भूकंप जोन 4। इसमें क्या आता है, इसमें गहन तीव्रता यानी उससे कम, 5 से कम। इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं, ये देखते हैं। इसमें क्या, इसमें भी क्या आते हैं, जम्मू एवं कश्मीर व हिमाचल प्रदेश के शेष भाग। यानी आपने यहाँ तो देखा ही है कि जम्मू और कश्मीर के कुछ क्षेत्र हैं और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र आते हैं, लेकिन और जो इसमें बचे हुए हैं जो क्षेत्र हैं ये भूकंप जोन 4 के अंतर्गत आ जाता है। देखिए दिल्ली भी जो है, दिल्ली ये भी किस में आता है, भूकंप जोन 4 के अंतर्गत आता है। सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, आप देख रहे उत्तर प्रदेश भी हमारा किस में आता है, भूकंप जोन 4 में आता है। गुजरात, राजस्थान व महाराष्ट्र का जो कुछ भाग है ये भी हमारा किस में आता है, भूकंप जोन 4 के अंतर्गत आता है। देखिए इसमें IS कोड के तहत क्षेत्र आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब बस इतना ध्यान रखिए, कुल भू क्षेत्र का लगभग 18% भाग भूकंप जोन 4 के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे भूकंप जोन 3 के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। इसमें जो आती है भूकंप, इसमें मध्यम तीव्रता इसकी होती है। इसमें कौन कौन से आते हैं, केरल, गोवा व लक्षद्वीप, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। आप देख रहे हैं जितने ये राज्य इसमें दिखे हैं ये हमारे कहाँ के हैं। आप बताइए, मैंने आपको मैप में बहुत अच्छे से इन राज्यों की बताइए, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि केरल कहाँ पे आएगा, गोवा कहाँ पे आएगा, लक्षद्वीप कहाँ पे आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु व कर्नाटक के कुछ भाग। ठीक है, तो ये जो आते हैं भूकंप जोन 3 के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इसमें कहने का मतलब ये है इसमें अगर भूकंप आ जाएगा तो ज़्यादा इसमें हानि नहीं होगी। अब इसमें जो कुल भू क्षेत्र का लगभग 30% क्षेत्र वो भूकंप जोन 3 के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट देखिए भूकंप जोन 2, इसमें क्या है, अल्प तीव्रता यानी उससे भी कम। जितने भी देश के शेष अन्य क्षेत्र बच गए हैं वो भूकंप जोन 2 के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, कुल भू क्षेत्र का लगभग 41% भाग भूकंप जोन 2 के अंतर्गत आता है। तो आप देख रहे हैं इसमें कौन सा क्षेत्र बचा है, आप देख रहे हैं इसमें कौन सा, देखिए प्रायद्वीप पठार का अधिकांश भाग किसमें आता है, भूकंप जोन 2 के अंतर्गत आता है। और इसमें कर्नाटक का पठार भी आता है। यानी कि क्या है, प्रायद्वीपीय पठार अर्थात ये 2 जोन के अंतर्गत आता है। आप ध्यान में रखिएगा, जो प्रायद्वीपीय पठार है ये हमारा भूकंप जोन 2 के अंतर्गत आता है। देखिए आपको मैं एक बार और मोटा मोटा करके दिखा दे रही हूँ। देखिए मैं आपको समझा दे रही हूँ, एक बार और आपको रिवाइज करवा दे रही हूँ। देखिए जो हमारा क्या है भूकंप जोन 2 है, इसकी तीव्रता कैसी है, ये अल्प तीव्रता है। क्या है, अल्प तीव्रता है। और भूकंप जोन जो 3 है इसमें कौन सा है, मध्यम तीव्रता। और भूकंप जोन जो 4 है ये गहन, क्या है, गहन मध्यम तीव्रता, याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें भूकंप जोन 5 की, तो इसमें क्या आते हैं, अति प्रचंड या तीव्रता क्षेत्र, अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र। देखिए इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा किस में होती है, किस क्षेत्र में भूकंप जोन से या किस क्षेत्र में किस जोन में भूकंप आने से सबसे ज़्यादा हानि होगी। तो क्या बताएंगे, अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हानि होगी। सबसे कम किस में होगा, जो अल्प तीव्रता भूकंप जोन होगा यानी 2 होगा उसमें हाँ सबसे कम हानि होगी। ओके, आप लोग याद रखिएगा। अब आइए कुछ हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य या क्वेश्चन। आइए देखते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। देखिए इससे क्वेश्चन आता है, कब की गई थी, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब की थी, 1875 में की गई थी। भारतीय प्लेट निरंतर गतिशील है। मैंने आज जब मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ा रही थी तब मैं आपको बताई थी कि जो हम देख रहे हैं कि अभी भी हमारा ये जो प्लेट, इंडियन प्लेट, ये नॉर्थ की ओर क्या है, ये चल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में अभी भी ये क्या है, गतिमान है यानी फ्लो हो रहा है। ओके, अब आइए देखते हैं, भारत के भूकंप क्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से बांटा गया है कितने भागों में, अभी मैं देखा 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। यानी कि भूकंप जोन 2 माना गया है, उसको पहला समझ लीजिएगा, फर्स्ट कोई नहीं है, तो जो हमारा 2 है उसको ही पहला हमने लोगों ने काउंट कर लिया है। महाराष्ट्र का वह क्षेत्र जिसके निकट भविष्य में भूकंप से अधिक प्रभावित होने की संभावना है। तो कौन सा महाराष्ट्र का कोयना जो क्षेत्र है इसमें भूकंप से अधिक प्रभावित होने की संभावना है। अब देखिए कुछ परीक्षा की दृष्टि से हैं प्राकृतिक आपदाएं और हम देखेंगे उसमें प्रभावित प्रमुख क्षेत्र या प्रदेश। देखिए बाढ़ से
सबसे ज़्यादा बाढ़ से कौन से प्रभावित क्षेत्र हैं? उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदान में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं। भूकंप से कौन है? हिमाचल प्रदेश भूकंप से प्रभावित है। सूखा कहाँ पड़ता है? पश्चिमी व मध्य भारत के क्षेत्र में सूखा पड़ता है। सुनामी सबसे ज़्यादा कहाँ आता है? भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र में क्या आता है? सुनामी आता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग एक एजेंसी किसकी है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन। देखिए, ये पूछा गया आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप ध्यान में रखिएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग एक एजेंसी किसकी है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन ये एजेंसी है। अब देखिए कुछ और प्रश्न है। भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण क्या है? उपोष्ण पछुआ जेठ पहुने, यानी क्या है? जेठ पहुने। आप लोग इसको ऐसे याद कर लीजिए, क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जो कारण है, जब मैं आपको चक्रवात पढ़ाऊंगी चैप्टर वर्ल्ड ज्योग्राफी में चक्रवात पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बहुत अच्छे से इसमें डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है, याद रख लीजिएगा। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। बताइए, मैंने आपको क्या बताया था? तो पश्चिमी विक्षोभों से होती है। कहाँ पे? उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। मैंने आपको बताया था कहाँ पे? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो कि वर्षा होती है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर पश्चिम क्षेत्र एवं दक्षिण पूर्व तटीय क्षेत्र कौन से हैं? उत्तर पश्चिम क्षेत्र एवं दक्षिण पूर्व कोस्टल एरियाज, ये क्या है? शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। देखिए, शीत ऋतु में उच्च वायुमंडलीय दाब तथा निम्न वायुताप की जो स्थितियां बनती है उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिचक्रवाती स्थितियां वो बनती हैं। क्या है? शीत ऋतु में उच्च वायुमंडलीय दाब तथा निम्न वायुताप की जो स्थितियां बनती है उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिचक्रवाती स्थितियां। देखिए, मैं अभी जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करूंगी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना ही कर रहे हैं। मेरा लेक्चर कैसा लगा? फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।